अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिकल एनर्जेटिक्स में, ओके। अच्छा, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा माइंड में आता है वो यही आता है कि हम इस टॉपिक को जब स्टार्ट करते हैं, जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो क्या हमें डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है या हमने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट को यूज करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों के लिए, और बच्चे अक्सर कंफ्यूज भी रहते हैं। सेकंड जो मैंने आपको बताया वो हमारे पास क्या बनता है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, ओके, इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट्स minus delta H of products. So when things are given in standard form, even for example, when he is giving you delta H of some formation, for combustion, for neutralization, जब आपको इस तरह की डेल्टा एच की फॉर्म में जब क्वेश्चंस आपको देगा ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड भी बेशक वो दे, लेकिन आपके एलेवल्स में हम स्टैंडर्ड ही डिस्कस करते हैं। आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स को, व्हेन थिंग्स आर गिवन इन बॉन्ड एनर्जी, okay, when he talk about bond energies, understand, then you will write this formula, delta H reaction is equal to delta H of reactants minus delta H of products. आई होप आपको कुछ ना कुछ इसका आइडिया हो गया है, लेकिन जो इसका रिमेनिंग आइडिया है वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस पर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है ना कि डेल्टा एच है हमारे पास, इज इट, डेल्टा एच हमें गिवन है, यहाँ पे उसने बॉन्ड एनर्जीज की बात नहीं की। तो जब डेल्टा एच गिवन है, बॉन्ड एनर्जी की वो बात ही नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज करूंगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाले को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखें, क्वेश्चन हमारे पास ये है, वो कहते हैं लेबल द डायग्राम टू शो द एंथैल्पी चेंज एंड द एक्टिवेशन एनर्जी। देखो, आपको पता है कि जब हमें ये जो रिएक्शन 2 है, इसकी जो मैं वैल्यू गिवन है, इट इज इन पॉजिटिव वैल्यू, और जब हमारा डेल्टा एच पॉजिटिव में होगा, इट मीन इट इज एंडोथर्मिक, इट इज एंडो मीन इट इज एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। और आपको पता है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें जो प्रोडक्ट्स होता है उसकी एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू दिस रिएक्टेंट की, ठीक है। अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है, इट इज NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ओके, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। उसने ये भी कहा कि लेबल द डायग्राम टू शो द एंथैल्पी चेंज। यू पीपल नो कि जो हमारा ये रिएक्टेंट से हमारा जो प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होता है, ये वो एनर्जी होती है या तो जो रिएक्शन ने एब्जॉर्ब की या उसको रिलीज की। अगर पॉजिटिव साइन होगा तो इसका एरो अपवर्ड होगा, इट इज डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, और रिएक्टर से लेके जो टॉप ऑफ द हिल हमारा होता है, ओके, इट इज एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं द वैल्यू फॉर डेल्टा H1 इज डिटरमिन। देखो, हमें डेल्टा H1 जो है यहाँ पर, डेल्टा H1 इसके में ना डेल्टा H की वैल्यू नहीं गिवन, वो हमने फाइंड आउट, ठीक है। अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो कहता है 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ HCl इज एडेड टू पॉलीस्टाइरीन का, ठीक है। अब हमें ये इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट थिंग वॉल्यूम है, उसकी कंसंट्रेशन है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द एसिड इज 19.6। जब आप उसके अंदर बेस को कार्बोनेट को ऐड करोगे, कार्बोनेट आप कितना यूज कर रहे हो, 0.0400 मोल है। यहाँ पे उसने आपको क्या कर दिया, उसका वॉल्यूम दिया है और उसकी कंसंट्रेशन दी है। इफ यू विल मल्टीप्लाई देम टुगेदर यू कैन गेट देयर मोल्स। अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ऑल द सॉलिड सोडियम कार्बोनेट डिसअपीयर, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी हमारा सोडियम कार्बोनेट था ये उसमें डिसअपीयर हो गया, ठीक है। और क्या बनता है, जब भी आपका कार्बोनेट ब्रेक होता है, ओके, तो फेमस गैस क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। द मिक्सचर टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द रिएक्शन 26। अच्छा, ये आपके पास फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर था T1, here you people can see it is T2, higher temperature, okay. Describe one other observation that show the reaction is complete. You can see sodium carbonate disappeared. जब सोडियम कार्बोनेट डिसअपियर होगा, इसका मतलब ये है कि जब कार्बोनेट फिनिश होगा तो वहां पे फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब नहीं बनती तो नो मोर फिजिंग, ओके।
no more effervescence or no more fizzing. Okay, no more fizzy. Okay, अब ये भी लिख सकते हैं no more bubbles. Carbon dioxide is a gas. Okay, calculate the delta H1 in kilojoules per mole. Okay, assume the specific heat capacity of reaction mixture is same as for water and no heat is lost to the surrounding. देखिए, आपको पता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जब हमने डेल्टा एच को फाइंड करना होता है और जब ये वैल्यूज गिवन भी हो, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, जो जिसको आपने फिजिक्स में भी पहले पढ़ा हुआ है. दैट इज इक्वल टू एक्चुअली डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी. ओके, इज इक्वल टू mass C for like heat capacity of the water, या जिस पे भी आपका रिएक्शन हो रहा है, बट यहाँ पे वो आपको खुद कह रहा है कि सेम एज फॉर वाटर, इट इज सेम एज फॉर वाटर. ठीक है, एंड चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ये हमारा फार्मूला होगा. वी विल यूज इट हियर. ओके, सो व्हाट इज द मास. देखो यहाँ पे जो आपको मास गिवन है, अब ये तो 50 सेंटीमीटर क्यूब आपको वॉल्यूम गिवन है. अब उसने ना इसका आपको वॉल्यूम नहीं दिया. अगर वो इसका आपको वॉल्यूम देता ना तो आपने इसके वॉल्यूम को और इसके वॉल्यूम को आपने ऐड कर लेना था, आपका टोटल मिक्सचर बनता. लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया कि यहाँ पे आपको एक का वॉल्यूम गिवन है बट दूसरे का नहीं. ठीक है, जब भी आप ये फार्मूला यूज करेंगे डेल्टा एच एम सी डेल्टा टी, आप अज्यूम करेंगे कि आपका जो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 ग्राम के. नाउ यू पीपल हैव 50 cm क्यूब, इट मीन वी हैव 50 ग्राम. ओके, so now instead of m I am writing it, it is 50. Okay, so multiply C की जो वैल्यू है ना, सेम फॉर वाटर, इट इज ऑलवेज 4.18. यू पीपल हैव टू मेमोराइज इट, क्योंकि आपके एएस लेवल में यही वैल्यू आती है, सी के इसके अलावा कुछ भी नहीं आता. ठीक है, डिफरेंट थिंग्स हैव डिफरेंट सी वैल्यू, बट इन योर सिलेबस यू नीड टू मेमोराइज 4.18 फॉर वाटर. इवन ये आपके एंड पे भी गिवन होती है. ठीक है, पेपर के पे. तो सी इज 4.18, but the change in temperature, so whereas you can see delta T, it is equal to heat to higher temperature minus lower temperature. Higher temperature कितना हमारे पास, it is 26.2 minus lower temperature is 19.6. So we will get their answer 6.6. Okay, so the difference is 6.6. so I will write it here 6.6. ठीक है, अब when I will multiply with them with each other, so then I will get the answer 1379.4. देखो जब आप ये फार्मूला यूज करते हैं ना, Q is equal to MC delta T या delta H is equal to MC delta T, ठीक है, इसका जो आंसर वो आता है हमारे पास जॉल्स के अंदर. हमने ये फाइंड आउट करना है किलो जॉल्स के अंदर. अंडरस्टैंड. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जॉल को कैसे किलो जॉल में कन्वर्ट करूंगा. मैं ऐसा करूंगा, जो 1379.4 है इसको मैं 1000 पे डिवाइड कर देता हूँ. 1379.4 डिवाइड बाय 1000. ओके, जब मैं इसको 1000 पे डिवाइड करूंगा, आई विल गेट दिस 1.3794 किलो जॉल्स. ओके, ये हमारा एक फर्स्ट आंसर आता है. क्योंकि हमने फाइंड करना है रिएक्शन का, हमें चलो इसका तो हमने वॉल्यूम यूटिलाइज किया जो भी हमारे पास, ठीक है, लेकिन अब इसके भी कंसंट्रेशन है, वी कैन फाइंड आउट द मोल्स. और यू पीपल कैन सी कि वी आर एडिंग सोडियम कार्बोनेट और इसके मोल है हमारे पास 0.0400. लेकिन जो आपके पास होता है ना डेल्टा एच, इसको हम यू कहते हैं, इट इज इक्वल टू किलो जॉल पर मोल. ओके, अगर मैं इसको यूं लिख दूं, इसको अगर मैं फार्मूले को रीअरेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, इट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू किलो जॉल्स की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, क्यू को, एन पर मोल की जगह मैं लिख दूं एन को. तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, आपने मेमोराइज करना है. डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू ओवर एन. अब जो लेटेस्ट आपका सिलेबस आ रहा है ना, उसमें आपको क्यू की वैल्यू क्या गिवन होती है, नेगेटिव के अंदर गिवन होती है. इसको हम नेगेटिव में इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं उनका साइन पॉजिटिव में आए, और जो एक्सोथर्मिक है उनका साइन हमारे पास नेगेटिव में. ठीक है, एनी हाउ, अब मैं क्या करता हूँ, मैं डेल्टा एच को यूज करता हूँ. अब हमारे पास जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज थी वो क्या थी, 1.3794, 1.3794 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स क्या है,
आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मोल्स हमें यहाँ पे देखें ये गिवन है, ओके 0.0400, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 0.04 को, ठीक है, 0400 को। So जब when you will divide this you will get the answer minus 34.485, okay, kilojoules per mole, okay, क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर आएगा तो -1 बन जाएगा। इट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये सी का आंसर आपने यहाँ पे लिखना था -34.48, ओके, किलो जॉल्स पर मोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मई जून 24 से है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। डिफाइन एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। देखिए, फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप कुछ भी बना रहे हैं और वो 1 मोल होना चाहिए, ठीक है। एंथैल्पी चेंज, जब आप क्या चीज बनाए, कोई भी चीज आप बनाएं और वो 1 मोल हो आपके पास, ओके। एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, enthalpy change when 1 mole of substance is formed from its elements in their standard states, okay, in their standard states। अब स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है? देखिए, जो भी आप एलिमेंट लिख रहे हैं ना, जैसे आप कार्बन लिखेंगे, आपको पता है नेचर में सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन लिखेंगे, आपको पता है जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। अब देखिए, फॉर एग्जांपल आप फॉर्मेशन करते हैं किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, ठीक है। आपको पता है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है कार्बन की फॉर्म में, और ये सॉलिड भी होता है। आपने जो भी चीज यहाँ पे प्रोडक्ट में लिखी है ना, वो सिर्फ 1 मोल हो। आपने इक्वेशन को बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ पे 2 या कुछ 3 या कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपका प्रोडक्ट हमेशा 1 मोल होगा। सेकेंड एलिमेंट यू कैन सी O2 प्लस O2। अब O2 आपको पता है नेचर में गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम यूज करें डेल्टा एच की वैल्यूज, और मैंने आपको क्या बताया था कि जब डेल्टा एच की वैल्यूज होंगी तो आप यूज करेंगे प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट फार्मूला को, ठीक है। अब वो कहता है कि इसकी इक्वेशन बनाए। मैंने क्या बताया था, Fe2O3, ये 1 मोल हमारे पास बनेगा, ठीक है, अपने बेसिक एलिमेंट से। फर्स्ट एलिमेंट क्या इसमें आयरन है हमारे पास, Fe है, यू कैन सी इज Fe2, सो आई एम राइटिंग इट हियर 2 मोल्स, और ये किस फॉर्म में नेचर में होता है, सॉलिड फॉर्म में। प्लस हमारे पास है सेकेंड एलिमेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नेचर में एग्जिस्ट करता है O2 की फॉर्म, ठीक है। पर यू कैन सी यहाँ पे जो ऑक्सीजन O3 है, यहाँ पे O2। अब ऐसा नहीं कि आप इसको डिस्टर्ब, आप ऐसा कर सकते हैं, आप इसको यूं लिख दें 3/2, 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपने इसको लिखना मॉलिक्यूलर फॉर्म में। आप ऐसा नहीं कर सकते आप डायरेक्ट 3O लिख दें। अगर आप 3 ऑक्सीजन की O लिखेंगे ना, तो ये एटॉमिक फॉर्म में बन जाएगा, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको लिखना O2 ही की फॉर्म में है। आई एम राइटिंग इट 3/2, सो 2 कैंसिल विद 2, ओके, बट एक्सप्रेशन आपने ऐसे ही लिखना है, ओके। नाउ वी हैव दिस कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज द प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और ये नेचर में क्या होती है, गैस होती है, और ये नेचर में क्या होता है हमारे पास, सॉलिड फॉर्म, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट एलिमेंट इज कार्बन, सॉलिड फॉर्म में, जो कि ग्रेफाइट भी हम समटाइम लिखते हैं, इसे लिखते हैं मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। सेकंड वी कैन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को आपने लिखना है O2 की फॉर्म में, ओके। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, 1/2 अगर मैं लिख दूं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्टिल इट इज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ओके। सो next question is complete table 4.1 by adding equations with relevant state symbols to represent, okay, relevant state symbols, okay, it is gaseous state, it is gaseous state, it is gaseous state, okay. So standard enthalpy change of formation, standard enthalpy change of formation of CO already have done,
यूज द डेटा इन टेबल 4.1 टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज रिएक्शन आर इन किलोजूल। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको वैल्यूज इस फॉर्म में गिवन हो आप यूज करेंगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट को। उसने आपको कहा नहीं है कि आप यहाँ पे किसको यूज करें, हेस लॉ को यूज करें। जब आपको कहेगा तो आपने फिर उस ट्रिक की तरफ जाना है, ठीक है। आई विल टीच यू हाउ कैन मेक एस लॉ, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या है यहाँ पे, वो कहता है 2Fe2O3 प्लस 3CO प्लस 2Fe प्लस 3CO2, ओके। बट मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी फॉर्मेशन होती है 1 मोल, नो नीड टू राइट दिस 2 हियर, ओके। सो इट इज इक्वल टू Fe2O3 1 मोल हमने बनाना है इसके, ओके, प्लस 3CO आयरन 2Fe प्लस 3 मोल्स ऑफ CO2, ओके। अब हमने इनकी ना वैल्यूज को पुट करना है। अब कैसे इसकी हम वैल्यूज को पुट करते हैं, देखिए आयरन की वैल्यू है -824.2 plus here we have 3 moles of CO, so 3 into what is the CO, it is -110.5, okay, equals, अब देखो जो इंडिपेंडेंट फॉर्म में एलिमेंट होगा उसका डेल्टा एच हमेशा 0 होगा। You people have to keep in your mind, okay, that is why you people can see Fe की यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है, okay। So now I will write 3 moles of CO2 की क्या वैल्यू है हमारे पास, it is -393.5, ठीक है। तो क्योंकि हमें वैल्यू डेल्टा एच में गिवन है, हमें वो बॉन्ड एनर्जी की बात ही नहीं कर रहा। तो जब आपके पास वैल्यूज डेल्टा एच में गिवन होंगी तो मैंने आपको क्या बताया था, हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन, enthalpy change of reaction is equal to enthalpy change of products minus enthalpy change of reactants, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट कर देता हूँ, ओके। सो नाउ यू कैन सी प्रोडक्ट की हमारे पास क्या वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। सो इट इज, नाउ आई विल मल्टीप्लाई विद दिस, फॉर एग्जांपल इट इज इक्वल टू 82.4 plus 3 minus 1 110, okay, let me solve it, it will become minus 1155.7, ठीक है। आपने क्या करना है, 3 को पहले से एक तो कैलकुलेटर को ना डायरेक्ट यूज मत करना, ठीक है। पहले आप इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा आप उसको इसके अंदर क्या करो, ऐड करो, और ये जो साइंस है इनको अपने केयरफुली यूज करना है, इट इज फॉर योर रिएक्टेंट्स, ओके। अब हम चलते हैं जरा प्रोडक्ट्स की तरफ। प्रोडक्ट्स में 3 इंटू -393 हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -1180.5, ठीक है। अब हमने अप्लाई करना है ये वाला फार्मूला, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट को। अब देखो प्रोडक्ट्स क्या हमारे पास, हम यूज करेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है, ये वाली साइड प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -1180.5 माइनस इनटू, ये माइनस का साइन यहाँ पे आएगा। अब आपको पता है कि ये 3 इनटू नेगेटिव का साइन है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसको फिर कैसे लिखूंगा, अब रिएक्टर्स हमारे पास क्या है यहाँ पे, -1155.7। सो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, यू कैन सी इट इज -24.8, ओके। सो हमारा आंसर हो जाएगा -24.8। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपने ये सीखना है कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कब यूज करेंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट को हम कब यूज करेंगे, ओके। So next question is write an equation to show the reaction for the standard enthalpy change of formation of water molecule। मैंने क्या कहा था आपको, हम यहाँ पे प्रोडक्ट में लिखेंगे आपकी प्रोडक्ट जो कि 1 मोल होगी, फिजिकल स्टेट वाटर की क्या होती है, लिक्विड फॉर्म, इट इज इन लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। अब इसके हम एलिमेंट्स को लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट यू कैन सी इट इज हाइड्रोजन इन H2, गैसियस फॉर्म इन नेचर, प्लस हमारे पास O है, तो नेचर में ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 की फॉर्म में, एंड गैस किस फॉर्म में, तो मैं इसको कर दूंगा 1/2, वंस अगेन 2 से 2 कैंसिल, बट स्टिल वी हैव हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल, ओके। एलिमेंट फॉर्म एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिखना।
What is one of the products in the reaction of B2O3 and NH3 as shown in reaction 2? Okay, so now you people can see this reaction. अब उसने में देखो यहाँ पे वैल्यूज गिवन है और आपको पता है कि उसने आपको बॉन्ड एनर्जीज नहीं दी, उसने स्टिल आपको वही फॉर्मेशन की वैल्यू दी है। यहाँ पे भी आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला, ठीक है। सो अब पहले आपने इक्वेशन लिखनी है B2O3 प्लस 2NH3, मैं पहले इक्वेशन लिख लूँ यहाँ पे, ठीक है। B2O3 plus 2NH3 था हमारे पास, okay. So here we can write it here. So we have this equation B2O3 plus 2NH3 arrow 2 moles of, we have this Bn and plus 3 moles of water, okay. You can see we can verify this equation. Yes, 2 moles of Bn and 3 moles of water molecules, okay. अब हमने क्या करना है, हमने इन वैल्यूज को यहाँ पे पहले पुट करना है। अब देखो हमारे पास क्या है, B2O3 की क्या वैल्यू -1264, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -1264। अब ये प्लस का साइन। अब अमोनिया की क्या वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स है तो 2 इंटू अमोनिया की क्या वैल्यू है -46, इट इज -46, ओके। अब हम चलेंगे प्रोडक्ट साइड पे, वहां पे यू हैव दिस, यू कैन सी we have 3 moles of water, तो I will even यहाँ पे लिख लें आप 3 into, अब water की क्या वैल्यू, इट इज -286 प्लस, अब हमारे पास Bn की क्या वैल्यू, यहाँ पे यू कैन सी इट हियर, इट इज -134, तो हियर इज अ 2, so 2 into -134, understand? So now what is the formula I told you? Delta H product minus reactant। मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूँ इसके लिए, तो हम फार्मूला यूज करेंगे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके, माइनस चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब मैं प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट साइड क्या आपके पास -1126 माइनस इनटू -1356, ओके। ये मैंने कैसे लिया, आप पहले इनको सॉल्व करेंगे इस एरिया को, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करोगे -134 पे प्लस करोगे, 3 को मल्टीप्लाई करोगे -286 के साथ, तो आपके पास ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी रिएक्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो प्रोडक्ट आएगा आपके पास -1126 माइनस फार्मूले का, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस ये आपके पास रिएक्टेंट है, तो आंसर आपका आ जाएगा +230 किलो जॉल्स पर मोल, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फास्फोरिक एसिड है हमारे पास, ठीक है, उसको हमने बनाना है। यहाँ पे भी देखो वही डेल्टा एच फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यूज करेंगे। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। कोई भी चीज जो हम 1 मोल बनाएंगे उसके बेसिक एलिमेंट्स है, और वो जो उसके एलिमेंट्स है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। अब जरा इसको देखो, यूज द डेटा 3.1 टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन 1। सो रिएक्शन 1 कहाँ पे हमारे पास, H3PO3, let me write it here, H3PO3, it is H3PO3, 4 टाइम था हमारे पास, ठीक है, एरो 3 moles of H3PO4 plus PH3, ओके। अब हमने क्या लगानी, इनकी सबकी हम इनकी वैल्यूज अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 4 इंटू H3PO4 हमारे PO3 के हमारे पास इट इज -972, ओके। 3 इंटू H3PO4 इज इट इज -1281 plus what is this PH3, it is +9, it is +9, ओके। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हम इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने कहा क्योंकि हमें वैल्यू वही डेल्टा एच की फॉर्म में गिवन है, बॉन्ड एनर्जीज की बात ही नहीं हो रही। अब हम इसका लिखेंगे यहाँ पर फार्मूला कौन सा हमने यूज करना है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन
it is equal to delta H of products minus delta H of reactants. ठीक है, because things are given in delta H form, so we'll apply this formula. Okay, products minus reactant. So now let me solve this area with blue pen. Okay, so now when you will multiply 3 with minus 1 to 8, 1 plus 9, so now you will get this. For example, let me solve this first. Okay, it is minus 3 888 arrow. Now the product side 3 into minus 1 to 8. Okay, and plus 9, so now we will get this minus 3834. Okay, so formula is product minus reactant. So now apply this formula. You can see as minus 3834 minus, what is the reactant value? You can see it is reactant minus 3888. Okay, so now we will get this answer positive 54. Okay, so answer is 54, positive sign. I hope now you are getting. Okay, next question है POCl3 form when PCl3 react with O2. Okay, अब यहाँ पे देखो आपको डेल्टा H की वैल्यू नहीं गिवन. ओके, आपको जस्ट वैल्यू गिवन है, बट ये डेल्टा H की वैल्यू उसने मेंशन नहीं किया कि ये डेल्टा H है हमारे पास. ठीक है, और सेकंड आपको PCl3 की वैल्यू भी गिवन है, आपको फॉर्मेशन ऑफ POCl3 भी गिवन है, बट इक्वल टू आपको जो डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन है ना, वो आपको फाइंड आउट करना है, वो आपको गिवन नहीं है यहाँ. ठीक है, फिर O2 कंबाइन कन्वर्ट हो रहा है 2O के अंदर, वो भी आपको यहाँ पे गिवन है. देखिए वही बात है, अगर हम इसको एलिमेंट फॉर्म में लें तो उसकी वैल्यू होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्वेश्चन को देखते हैं कि वो हमें पूछना क्या चाहता है. ठीक है, फिर हमें ये क्वेश्चन कहता है कि डिफाइन एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी. ठीक है, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसका मतलब इसमें हमारे पास दो काम है. एक तो काम ये है, पहला जो काम है वो हम इसका डेल्टा H फाइंड करेंगे. फिर वो कहता है कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ PO इन PCl3. देखो जैसे ऊपर इक्वेशन है ना हमारे पास, ये वाली PCl3, आपको पता है फास्फोरस ग्रुप 5 का मेंबर है. ठीक है, एक यहाँ पे इसका लोन पेयर आ जाएगा PCl3 Cl Cl एंड Cl. ठीक है, PCl अगर मैं इसको ड्रॉ करूं स्ट्रक्चर, इट इज PCl3 प्लस O2. आपको पता ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, एरो POCl3. अब वहाँ पे ऑक्सीजन भी है हमारे पास, आपको पता ऑक्सीजन कैन मेक डबल बॉन्ड, सो इट इज PO देन इट इज Cl एंड इट इज Cl. ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास 2 लगा हुआ है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है. हमने इसकी बॉन्ड एनर्जी को फाइंड करना है. देखो अब जब यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे यूज करोगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट्स को, क्योंकि अब ये डेल्टा H उस तरह उसको नहीं डिस्कस कर रहा, इसने बॉन्ड एनर्जी की बात की है. ठीक है, तो यहाँ फार्मूला अपोजिट हो जाएगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट को. लेकिन इसको फाइंड करने के लिए पहले हमें इसका पूरा इस इक्वल टू हमें डेल्टा H फाइंड करना है, जो कि हमें यहाँ पे नहीं गिवन, बाकी वैल्यूज गिवन है. तो हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए आपको पता हो अगर जब हमने हेजेस लॉ में कैसे ड्रॉ करते थे, इस साइड पर लिखते थे रिएक्टेंट्स को, एरो प्रोडक्ट्स. ठीक है, और नीचे हम लिखते थे एलिमेंट्स को. ठीक है, उनके फिजिकल एलिमेंट्स को. ठीक है, अब हमने करना क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास क्या इक्वेशन है, इट इज 2PCl3 प्लस O2. प्रोडक्ट हमारे पास ने क्या दिया था, 2POCl3 को. अब रिएक्टेंट के अगर मैं एलिमेंट्स को देखो फास्फोरस नेचर में एग्जिस्ट करता है P4 की फॉर्म में. ठीक है, आपने पढ़ा होगा स्टार्ट में केमिकल बॉन्डिंग या एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में. अब ये यू हैव 2P, तो इट विल बिकम 1/2, हाफ ऑफ द 2. ओके, अब आपके पास है क्लोरीन, और नेचर में आपको पता है क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है Cl2 की फॉर्म में. अब यहाँ पे यू हैव 3 × 2 6,
सो 3Cl2 ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये आपके पास गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हमारे पास ऑक्सीजन O2, तो ये आपको पता है O2 होगा बट 1/2 O2 की फॉर्म में, ठीक है। सिंपल हम इसको O2 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि ये एलिमेंट्स हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं हमारे पास, रिएक्टेंट। एलिमेंट्स कंबाइन होकर बनाएंगे रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट कंबाइन होकर बना रहे हैं प्रोडक्ट को। तो ये दोनों सेम एरो चल रहे हैं। ये एलिमेंट जो है हमारे पास, ये कंबाइन होकर हमारे पास क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट्स को, और जो रिएक्टेंट है दे विल रिएक्ट टुगेदर एंड दे आर मेकिंग प्रोडक्ट। तो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि आपका जो एलिमेंट है वो आपका रिएक्टेंट बना रहा है और रिएक्टेंट फर्दर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, आपने इसमें क्या करना है, मैं जरा इसको रेज करता हूँ, आई नीड सम स्पेस, लाइफ में भी और एग्जाम में भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आप क्या करेंगे, जब ये वाला एरो फॉर एग्जांपल आपका एलिमेंट्स रिएक्टेंट बना है और रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है, आप इन सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। यू विल ऐड देम टुगेदर, यू आर एडिंग, फॉर एग्जांपल यू आर एडिंग दिस 2PCl3 2Cl3 plus O2 plus delta H आर इक्वल टू किसके रखेंगे, आप प्रोडक्ट के, और वो क्या आपके पास 2POCl3। आई होप थोड़ी बहुत आपको समझ आई होगी इसमें, ठीक है। अब देखो आपको मैंने क्या कहा था कि फॉर्मेशन में हम ऑक्सीजन जो भी एलिमेंट होता है हम उसकी वैल्यू को नहीं लिखते। अब मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसका सोल्यूशन पॉइंट नंबर 1। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये लिखता हूँ 2PCl3 प्लस O2 प्लस डेल्टा HR, जिसको हमने फाइंड करना है, हमें इसकी वैल्यू नहीं गिवन, इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या आपके पास 2POCl3, ठीक है। अब 2PCl3 की हमारे पास क्या वैल्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं, PCl3 -289, तो ये क्योंकि स्टार्ट में 2 है, 2 into -289 ऑक्सीजन की नहीं लिखेंगे फॉर्मेशन क्योंकि आपको पता ये नहीं होती, प्लस डेल्टा HR जिसको हमने फाइंड करना है, इक्वल टू POCl3, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, इट इज -592 बिकॉज 2 इज देयर, so 2 into -592 अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओके। So when 2 multiply with -289 you will get this -578 प्लस डेल्टा HR जो हमें चाहिए जिसको हमने फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 2 multiply with -592 it will become -1184. So delta HR will become the rate of reaction, enthalpy change of reaction, it will become -1184। ये माइनस का साइन है, ये वहां पे जाके प्लस हो जाएगा हमारे पास, प्लस 578। तो हमारा डेल्टा HR किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा आ रहा है, इट इज इक्वल टू -606। अब देखो हमारा हाफ ऑफ द वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस एरिया को रिमूव करता हूँ क्योंकि मुझे फिर से स्पेस चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि ये टॉकिंग अबाउट बॉन्ड एनर्जीज, तो बॉन्ड एनर्जीज की जब बात होती है तो हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे, बस हम वो फार्मूला लगा देंगे, वैल्यूज अप्लाई कर देंगे और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। लेट मी रिमूव दिस थिंग्स, सॉरी फॉर डिलेइंग, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने क्या बताया था, फार्मूला क्या यूज करना हमने, डेल्टा HR, डेल्टा H of this reaction equal to delta H of reactants minus delta H of this product, ठीक है। अब ये हमने फॉर्मूला यूज करना है। अब सेकंड पार्ट है तो मैं डिफरेंट कलर चूज कर लेता हूँ, ये हमारा फॉर्मूला, क्योंकि हमने बॉन्ड एनर्जी को फाइंड करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए डेल्टा H रिएक्शन क्या था हमारे पास आंसर, -606 इसका आंसर आया था, डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू, अब रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, देखो
अब इनको ना बॉन्ड की फॉर्म में लिखना है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना। देखो ये P और Cl के कितने बॉन्ड है? इज द वन बॉन्ड, सेकेंड 2 and it is 3 and 3 multiply with this 2 6. So क्या होगा आपके पास? Now we will have this 6 आपके पास हैं फास्फोरस टू क्लोरीन के बॉन्ड, फास्फोरस टू Cl बॉन्ड्स, ओके। प्लस अब क्योंकि हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें ना, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन चाहिए, फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही। 496, इज इट क्लियर? अब माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट हमने लिख लिया, आगे माइनस का साइन आएगा एज पर फॉर्मूला, जो ये माइनस है, ठीक है। अब प्रोडक्ट को हम कैसे लिखेंगे? N2, यहाँ पे देखिए आपके पास ये PCl3 आपको नजर आ रहा है, ये वाला भी एक बॉन्ड है, 1 2 3 और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? अच्छा, एक तो हमने फाइंड करना है 2 मोल्स ऑफ PO हमें गिवन है, 2 P डबल बॉन्ड O, तो हमने फाइंड करना है। और फिर हम इसमें क्या करेंगे? प्लस 6 हमारे पास क्या चीज है? P और Cl के बॉन्ड्स, इज इट क्लियर? ब्रैकेट क्लोज यहाँ, ठीक है। अब आपको देखिए जितनी बॉन्ड एनर्जी 6 PCl की आपके रिएक्टेंट साइड पे है, सेम 6 PCl आपके प्रोडक्ट साइड पे भी है। आपको पता है कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में दोनों बॉन्ड सेम है तो उनकी एनर्जी सेम होगी, तो क्या होगा? ये जो 6 PCl3 है, ये इस 6 PCl से क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा? ओके, -606 माइनस 606 इक्वल्स टू प्लस 496 माइनस, इसको हमने फाइंड करना, जो कि हमारे पास क्या चीज है? इट इज इक्वल टू, लाइक यू कैन सी, 2 P डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसको हमने फाइंड करना है। अब बस आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। कैसे? अब हमारे पास क्या चीज है? ये जो 496 है, ये -606, ये जो पॉजिटिव 6 है, ये इट विल बिकम -6, 496 इक्वल टू -2 P डबल बॉन्ड O bonds, ठीक है। So when you will solve this -606 minus 496, you will get -11, is it clear? Is equal to -2 P डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? वेरी सिंपल, हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 को हम इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? -1102 डिवाइडेड बाय -2, इज इट क्लियर? सो हमारे पास आंसर आ जाएगा +551, इट इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो हम इसमें भाई क्या किया है? वेरी सिंपल, कल तो हमने डेल्टा H को फाइंड किया था, ठीक है। रेट ऑफ द रिएक्शन हमको फाइंड करना था, ओके। ये मैंने आपको फाइंड करने का तरीका बता दिया हेज़ल्स लॉ से थोड़ा बहुत। ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट ऑलरेडी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो फिर आपके लिए इजी है, ठीक है। सेकंड मैंने क्या किया, क्योंकि हमने बॉन्ड एनर्जी को डील करना था, तो बॉन्ड एनर्जी के लिए मैंने आपको क्या बताया? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट फार्मूला को हम यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, KClO3s डिकम्पोज व्हेन हीटेड, मैंगनीज ऑक्साइड कैटलाइज द एक्सोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंप्लीट द लेबल डायग्राम। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आपने उसको हीट किया, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक होना चाहिए रिएक्शन पे, बिकॉज इट इज एब्जॉर्बिंग द हीट, ठीक है। अब हमने इसका एक तो लिखना है रिएक्टेंट क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है, फिर हमने इसमें ये भी लिखना है, ठीक है, कि ये विद कैटलिस्ट है, ये विदाउट कैटलिस्ट है, क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन में क्या कहा है? उसने कहा है कंप्लीट द लेबर डायग्राम फिगर 3.1 टू शो द इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम। देखो ये हमारे पास क्या चीज है? एक्ट एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, ठीक है। इसको तो हम डायरेक्ट हीट कर रहे हैं ना, बट इट इज योर कैटलिस्ट, ओके। आप क्या करेंगे? वही वेरी सिंपल, आप ऐसा करेंगे, आप एक एरो बनाएंगे यहाँ से ऊपर, इसको मैच करेंगे प्रोडक्ट के साथ, तो दिस इज आई थिंक विदाउट कैटलिस्ट। आपको पता है जब आप कैटलिस्ट को यूज करते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? लोअर कर देता है। विदाउट कैटलिस्ट एंड इट इज विद कैटलिस्ट, तो उसको कैटलिस्ट को यूज करेंगे आप, ठीक है। So, वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा? लो कर देगा, ठीक है। विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट, बिकॉज कैटलिस्ट lowers the activation energy, okay. So next question है May June 23,
इंडस्ट्री एथेनॉल इज मेड बाय रिएक्टिंग इथीन विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO। अब यहाँ पे देखें लड़कों, आपको क्या गिवन है, बॉन्ड एनर्जीज। मैंने क्या बताया था, जब आपको बॉन्ड एनर्जी गिवन हो आप यूज करेंगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट को, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज होगा, ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला भाई। अब आपने इसका डेल्टा एच ऑफ और रिएक्शन यूज करना है तो पहले आपको इससे जरा बनाना पड़ेगा। C2H4 प्लस H2O है हमारे पास। आपको पता है C2H4 का क्या स्ट्रक्चर होता है, C डबल बॉन्ड कार्बन, इट्स एन अल्कीन। व्हेन एन अल्कीन react with water you can see it is H2O, H2O structure, it's not a linear because आपको पता है वेस्पर में आपने स्टडी किया होगा, बट मैं यहाँ पे इसको लीनियर में बना रहा हूँ, ठीक है। आपको बनेगा एथेनॉल, ओके। सो एथेनॉल you will get this carbon to hydrogen, this hydrogen, carbon with oxygen and carbon with this hydrogen। अब आपने क्या करेंगे, बॉन्ड की वैल्यू, carbon to carbons, carbon double bond carbon, where's carbon double bond carbon, here it is, you can see 610. Let me change the color. Okay, so you can see it here. I think I should go for black one. Carbon double bond 610 plus carbon to hydrogen 1 1 2 3 4. So 4 into carbon to hydrogen, it is 410, okay, plus, so now you can see OH, this bond 460, but there are two OH bond, you can see one bond and second bond, so 2 into OH value is 460, is it clear, 460 में, ठीक है। So equal to carbon to hydrogen 1 2 3 bonds are there, carbon to hydrogen 410, 3 into 410, now carbon to oxygen plus carbon to oxygen is 360, okay, 360 plus carbon to oxygen to hydrogen is 460। अब मैंने आपको क्या बताया था, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, रिएक्टर माइनस प्रोडक्ट को हमने, तो आपका जो रिएक्टेंट है अगर आप इसको सॉल्व करो तो इट विल बिकम 3170, ओके, और प्रोडक्ट साइड आपका क्या आना चाहिए, 3220। so now use that formula, delta H is equal to of reaction, it is equal to delta H of reactants minus delta H of products, ठीक है। तो आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आप यूज करेंगे, देखो 3170 माइनस 3220, तो क्या आ जाएगा आपके पास डेल्टा एच, आंसर इज -50, आंसर इज -50, ओके, -50, it means exothermic reaction releasing the heat, okay। I hope now you are getting how to solve such questions. A neutralization reaction occurs when NaOH is added to H2SO4, May June 23। So equation 1 is given, define enthalpy change of neutralization। देखो न्यूट्रलाइजेशन ये होता है, आपने देखना होता है वाटर फॉर्म बने, enthalpy change when one mole of water is formed, enthalpy change when 1 mole of water is formed by reacting acid and base, ठीक है। सारे एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन नहीं होते, ठीक है ना। पानी बनेगा तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि एसिड से क्या आएगा, H पॉजिटिव आएगा एक्वस कंडीशन में, बेस क्या करेगा, OH को रिलीज करेगा एक्वस कंडीशन में, प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर बनेगा।
अगर वहां पर वाटर नहीं बनता, वो एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, आपको वाटर बनना चाहिए। So next question here is, experiment is carried out to calculate delta H for neutralization for the reaction between sodium hydroxide and H2SO4। ठीक है, अब देखो हमारा रिएक्शन किसके दरमियान में हो रहा है। We have this sodium hydroxide NaOH and we have this H2SO4। ठीक है, क्या होता है, आपका जो मेटल होता है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, वहां से उसको हटा देता है। यू विल गेट दिस Na2SO4, सोडियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा, प्लस यहाँ का OH और वहां से जो हाइड्रोजन निकला था, ठीक है, वो क्या बना देगा, वाटर। बैलेंस करो जरा, यहाँ पे सोडियम 1 है रिएक्टेंट में, यहाँ पे 2 है, मैं इसको 2 लगा देता हूँ। 2 hydrogens 4 hydrogens 2, I need to put 2 here as well। okay, so ये हमारे पास इक्वेशन है। वो कहते हैं 100 cm of 1 mole dm³ of NaOH is added। अब NaH फार्मूला क्या होता है मोल्स का, Na is equal to V multiplied by C। आपके पास कितना वॉल्यूम है, 100 सेंटीमीटर में है, इसको मैं डेसीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ, 1000 पर इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन 1 है। ठीक है, तो क्या आंसर आता है इसका, 0.1। इसी तरह पहले आप ऐसा करो, इसका भी मोल फाइंड करो और साथ जो दूसरा उसके भी आप क्या कर लो, मोल फाइंड कर लो। ठीक है, अच्छा आगे देखो, वो कहते हैं 75 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल ऑफ DM_H2SO4 इन अ पॉलीस्टाइरीन कप। देखो पॉलीस्टाइरीन कप क्यों यूज होता है, जब पॉलीस्टाइरीन हम कप यूज करते हैं ना, ये एक्चुअली एज ए इंसुलेटर काम करता है। ये हमारी रिएक्शन की एनर्जी को बाहर नहीं जाने देता और बाहर की एनर्जी को अंदर नहीं आने देता। टू सम एक्सटेंट 100% ये आइडियल नहीं होता हमारे पास। ठीक है ना, अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब हमने इसके फाइंड करने हैं पहले क्या चीज, यूज इक्वेशन 1, लाइक जो भी आपके पास इक्वेशन 1 है NaOH plus H2SO4। ठीक है, आपने बना ली। कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल H2SO4 दैट इज न्यूट्रलाइज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। एक तो इस क्वेश्चन में आपने ये भी देखना है कि कौन सी चीज न्यूट्रलाइज हो रही है, फिर आपने इसमें ये भी देखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा। ठीक है ना, इस चीज को आपने फिगर आउट करना है। अब देखो आपके पास क्या है, जैसे मैंने कहा कि 100/1000 मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो हमारे पास की क्या नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, 0.1 आएंगे। ठीक है, और अगर हम इसको अगर देख लें कि जो 75 सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास, इसका क्या होगा 75 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि हम इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, सो मल्टीप्लाई बाय ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 1 में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपने ये देखना है कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है। आपको पता है कि NaOH जो आपके पास ये 2 मोल है और H2SO4 1 मोल है। अगर मैं 2:1 इनकी ले लूं, 2:1, क्योंकि क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट है ना ये भी 1 मोल ही बन रही है। ठीक है ना, H2SO4 को मैं देखो, अब हमारे पास इनिशियल कितने मोल, रेशियो क्या 2:1 है, इसके मोल थे आपके पास 0.1, रेशियो x आपने फाइंड करना है, तो 2x इज इक्वल टू 0.1 क्यों हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 0.05 के, जब 2 वहां डिवाइड हो जाएगा ना आपके पास आएगा 0.05, 0.05 मोल ये कंज्यूम हो गया। ठीक है ना, तो बाकी जो हो जाएंगे वो एक्सेस में आपके पास बच जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेट न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी इन टेबल 2.1 इंक्लूड यूनिट्स ऑफ योर आंसर। देखो जब आपने ये फाइंड करना है वही फार्मूला यूज होगा, कौन सा भला, डेल्टा H इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। ठीक है, अब वैल्यूज की देखते हैं हम लोग, इनिशियल टेम्परेचर 20 है और फाइनल 27.8 है, ये डेल्टा T हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब इनकी जरा हम वैल्यूज को अप्लाई करते हैं। पहले हमें चाहिए M कितना है, मैस। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे जो वॉल्यूम्स होते हैं ना एक्चुअली वो इक्वल टू ग्राम आपने कंसीडर करना है। इसको देखो ये 100 cm क्यूब है आपके पास और यहाँ पे देखो 75 है, तो टोटल आपके पास जो सॉल्यूशन का जो मैस होगा वो आपके पास बन जाएगा M इज इक्वल टू 175। C आपको मैंने कहा था क्योंकि हम वाटर को यूज करते हैं यहाँ पे, हमेशा ही आपके क्वेश्चन में यही आता है 4.1, बट डेल्टा T, अब डेल्टा T हमारे पास क्या है, डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो T2 हमारे पास कितना है, फाइनल टेम्परेचर 27.8 और ये हमारे पास कितना है 20 है। ठीक है, तो 27.8
27.8 माइनस 20, इसको अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास क्या इसका आंसर आना चाहिए? 7.8, 7.8 ये डेल्टा टी है हमारे पास, ठीक है, 7.8। अंडरस्टैंड? मैंने आपको क्या बताया था, अब इसमें जो आंसर हमारे पास आ रहा है, ठीक है, इट इज 57.5, ये हमारे पास का आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आपने ना अक्सर क्वेश्चन में ये देखा होगा कि जो आपका ये क्यू या डेल्टा, इसके सामने नेगेटिव का साइन भी है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करें 2018, 19, या जो आपका ये तो भी थर्ड एडिशन अभी बुक फॉलो हो रही है ना इसकी केमिस्ट्री, अगर आप सेकेंड एडिशन को जरा देखें ना, उसमें भी आपको ना डेल्टा इज इक्वल टू नेगेटिव MC डेल्टा टी, क्योंकि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना, आपको पता है इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता ही नहीं है, इसलिए इसके साथ हमें नेगेटिव का साइन लगाना पड़ता है। ओके, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है इसकी टोटल एनर्जी, तो वो मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास क्या होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू Q ओवर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब Q ओवर N हमारे पास क्या आ जाएगा, अब Q आपके पास कितना है, माइनस 5705.7, तो अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या आए थे, वो थे आपको पता 0.1 थे, ठीक है। जब हमने इनको इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हमने जब देखे थे, आपके पास कितने थे इसके मीटिंग रिएक्टेंट के 0.1 मोल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 0.1 मोल हमारे पास है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सो नाउ वी विल गेट द आंसर, इट इज इक्वल टू माइनस 57.1, ओके, माइनस 57.1 किलो जॉल्स पर मोल, ओके, माइनस 50 यूनिट्स का क्या होगा, किलो जॉल पर मोल, ओके। अब हम लिख देते हैं माइनस 7। अच्छा, एक बात देखिए, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन ना लिखते, सपोज अगर आप इसको ना लिखते यहाँ पे, आप इसको डेल्टा एच MC डेल्टा टी ही कर देते, तो फिर आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करना पड़ता इस एरिया में, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि लेटेस्ट एडिशन में यहाँ पे नेगेटिव साइन हम यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं, अगर यहाँ नेगेटिव साइन होगा तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि जो न्यूट्रलाइजेशन की एनर्जी है वो आपको पता है नेगेटिव साइन में होनी चाहिए, ओके। अब इसको मैं जरा थोड़ा सा रेज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको करे तो नेगेटिव साइन, बस हम इसको ऐसे सॉल्व किया, ओके। अब नेक्स्ट है, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, इंक्लूड स्टेट सिंबल्स, ठीक है। अब आपको पता है कि ये ऑलरेडी एक्वस फॉर्म में है, बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी हमें गिवन है, तो इसमें क्या होगा, जो भी मेटल है, ये मेटल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो वी विल गेट इस बेरियम सल्फेट, बड़ा फेमस प्रेसिपिटेट होता है बेरियम सल्फेट, आपको जो टेस्ट फॉर सल्फेट्स आता है ना, उस पे हम इसको स्टडी करते होते हैं, इसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, प्लस आपके पास क्या बनेगा, वाटर निकलेगा यहाँ से। So now you need to balance the equation. Here we have two sulfur, 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, so यहाँ पे आ जाएगा 2 हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास 2। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इंपॉर्टेंट थिंग ये थी कि बेरियम सल्फेट का आपको पता होना चाहिए, जो कि एक प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, तो ये यूज होता है टेस्ट फॉर सल्फेट्स में, ओके, ये रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर व्हेन NaOH इज एडेड टू H2SO4, डिफाइन एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वही बात है, 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड विद द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। सो अब जो वापस क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट 50 cm क्यूब ऑफ 2 मोल पर dm क्यूब NaOH है हमारे पास, ठीक है। सो नाउ वी हैव दिस NaOH, then we have this sulfuric acid H2SO4, and you know we will get this sodium sulfate Na2SO4, plus we will get water, okay। अब यहाँ पे देखें, ये 2 मोल्स हमारे पास सोडियम Na2 है, तो आई विल 2 multiply with hydrogen 2 and 4 6, okay, so now I need to multiply with this 2 as well, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आप जरा कि 2 मोल्स होगा,
अगर मैं इसको देखूँ ना NaOH के जो मोल्स हमारे पास ये कितना है 50 cm³ डिवाइड बाय 1000 है। तो कैसे करते हैं 50 डिवाइड बाय 1000 डेसीमीटर क्यूब में हो जाएगा मल्टीप्लाई विद दिस concentration, you know N is equal to V multiplied by C. So volume is given in 50 cm³ multiplied by C is the concentration equal to, it will become 0.1 mole, 0.1 mole. ओके अब अगर मैं इसको देखता हूँ सेकंड वाले को 60 हमारे पास वॉल्यूम है 60 डिवाइड बाय हमारे पास क्या 1000 क्योंकि हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर क्यूब में मल्टीप्लाई बाय हम इसको करेंगे 1 ठीक है तो 60 0 से 0 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा ओके उसका आंसर आएगा 0.06 मोल्स। अब हमने ये देखना है कि क्या 0.1 हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है ये 0.06 हमारे पास क्या चीज है क्योंकि उसने कहा अमाउंट ऑफ H2SO4 जो कि न्यूट्रलाइज हुआ है हमने उसको फिगर आउट करना है ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको बात करूँ 2NaOH ये कितनी प्रोडक्ट बनाएगा 2 रेशियो अगर हम 1 करें या अगर हम H2SO4 को करें तो जो कम नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रहा है ना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा क्योंकि 2:1 है ना हमारे पास। अगर हम 2:1 को अप्लाई भी कर दें 2:1 अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा तो इनिशियल मोल्स की कितने हमारे पास 0.1 है रेशियो ये x हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1 x इक्वल हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 ये क्या हो जाएगा x 0.05 तो 0.05 क्योंकि रेशियो कितनी है ये 2:1 है हमारे पास 0.05 मोल ठीक है जो न्यूट्रलाइज हुआ है बाकी जो H2SO4 बच जाएगा ना इसके अलावा वो आपका एक्सेस में हो जाएगा ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो कहता है कैलकुलेट द थ्योरेटिकल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इन दिस एक्सपेरिमेंट मैक्सिमम टेम्परेचर हमने फाइंड करना है। देखो फार्मूला क्या था हमारे पास Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। आपने फिगर आउट करना मैक्सिमम टेम्परेचर देखो डेल्टा T किसके इक्वल होता है मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर के आपने इसको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में ठीक है। लिटिल बिट आपको ये रीअरेंज करना पड़ेगा बट इजी है इतना मुश्किल नहीं है। अब इंथैल्पी चेंज आपको गिवन है डेल्टा एच की वैल्यू उसने दे दी है और ये उसने दी है किलो जॉल पर मोल के अंदर ठीक है। और आपके पास अब आपको फार्मूले के लिए क्या चाहिए मैथ चाहिए फर्स्ट थिंग तो मैथ हम कहाँ से लेंगे सॉल्यूशन में जाके देखेंगे तो सॉल्यूशन में आप देखें ये 50 सेंटीमीटर क्यूब है ये 60 है 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा हमारे पास तो m जो हमारे पास ये कितना होगा 110 c की वैल्यू आपको पता है 4.18 हमें गिवन है 4.18 डेल्टा टी हमने फाइंड आउट करना है हमें उसके बारे में नहीं पता और हमने अब ये देखना है कि हमारे पास q किसके इक्वल है q को हम लोग फिगर आउट करेंगे ठीक है। या मैं इसकी जगह q लिख देता हूँ या इसकी जगह मैं लिख देता हूँ डेल्टा एच को ठीक है पता है एनर्जी की चेंज डेल्टा एच हमारे पास इक्वल है ठीक है mc डेल्टा टी। अब हमने एनर्जी फाइंड करनी है ठीक है। अब मैं क्या करूंगा आपको पता फार्मूला क्या होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू q ओवर नंबर ऑफ मोल्स यही बताया था ना मैंने आपको ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अगर मैंने कहा नेगेटिव में हम यूज कर लें क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन आती नेगेटिव में है ठीक है। तो डेल्टा एच उसने हमें कितनी दी एग्जाम में यहाँ पर आपके क्वेश्चन में इट इज 57.1 ये में गिवन है तो मैं डेल्टा एच को यहाँ पे लिखूंगा इट इज 57.1 इक्वल टू क्यू को भाई मैंने फाइंड आउट करना है यहाँ पर और नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने फिगर आउट किए थे 0.1 ठीक है। जो हमने वहाँ पे टोटल जो इनिशियल नंबर ऑफ मोल थे ना हमारे पास तो हमने क्या किए थे 0.1 फाइंड आउट किए थे ठीक है यहाँ पर ऊपर ये जो लिमिटिंग रिएक्शन 0.1 थे हमारे पास ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास जैसे हमने फाइंड आउट करना है क्यू को तो क्यू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर इट इज इक्वल टू 57.1 मल्टीप्लाई 0.1 तो Q इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5710 के ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था आपको ये डेल्टा टी नहीं है हमारे पास ठीक है
जब हम इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे, डेल्टा टी इसके इक्वल हो जाएगा क्यू ओवर एम मल्टीप्लाई बाय सी के। तो क्यू हमारे पास कितना है 5710। मैं ऐसा करता हूँ क्यू की वैल्यू लगाता हूँ, इट इज 5710। मैथ हमारे पास कितना है, मैंने क्या कहा था आपको स्टार्ट में, जो 50 सेंटीमीटर क्यूब है और जो ये 60 है, दोनों को ऐड कर दो कि टोटल आपके पास सॉल्यूशन का मैथ बनेगा। एम में आपके पास 110 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू है 4.18। तो डेल्टा टी हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा 12.42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपके पास अब डेल्टा टी है। आपने क्या फाइंड करना है, T2 आपने फाइंड करना है। वो मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप इसको यूज करोगे, अब हमारे पास क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो डेल्टा टी मैंने कितना फिगर आउट किया यहाँ पे 12.42। डेल्टा टी इज एक्चुअली 12.42 इज इक्वल टू T2 को मैंने भाई फाइंड करना है यहाँ पर माइनस T1। इनिशियल टेम्परेचर में कितना गिवन था क्वेश्चन के स्टार्ट के अंदर, दैट वाज गिवन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे कहाँ पर है, it is 21.4। ठीक है, so the T1 is 21.4। अब हम क्या करेंगे, T2 को हम कैसे फिगर आउट, ये नेगेटिव वहां पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो हमारे पास जो T2 होगा, सॉरी, तो T2 हमारे पास इक्वल हो जाएगा डेल्टा टी प्लस T1। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा हमारे पास 12.T2 प्लस 21.4। तो अब इसका हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 33.8। ये आपका हाईएस्ट टेम्परेचर है, T2 है। इज इट क्लियर, हाईएस्ट टेम्परेचर इज 33.8। so you can write your answer over here with this color 33.8। is it clear? The enthalpy change of neutralization of CH3COOH and NOH is minus 55.2 हमारे पास गिवन है किलो जूल पर मोल। कंप्लीट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। यू नो एसिड बेस, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है। तो होता क्या है, यहाँ पे जो मेटल होता है आपका, ये हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यू विल गेट दिस CH3COO प्लस ये जो H यहाँ से रिमूव होगा, ये जो OH है, यू विल गेट दिस H2O। ओके, तो द नेक्स्ट रिएक्शन इज, हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, मिनिमम। तो क्वेश्चन हमारे पास इंथैल्पी वैल्यूज आर गिवन NaOH प्लस HCl की, इस पे माइनस 57.1 एनर्जी रिलीज हो रही है, और NaOH और इसमें माइनस 57। यू नो इट इज अ वीक एसिड एंड NaOH HCl, यू नो बोथ आर स्ट्रॉन्ग। ओके, यहाँ पे बेस तो स्ट्रॉन्ग है बट एसिड वीक है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं हम लोग, suggest why the value for delta H neutralization of the weak acid reacting with NaOH is different to the value obtained using the strong acid। the more stronger the acid, उसमें एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, more energy required, more energy required, okay, to release more H positive ions, more H positive ions। okay, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, that it is the reason it is releasing more energy, ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द रिएक्शन ऑफ इथीन विद 1:1 मिक्सचर ऑफ CO and H2 शोन इन फिगर। इक्वेशन 1 हमारे पास ये गिवन है C2H4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपको गिवन है डेल्टा H की वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे आप यूज करोगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट को वंस अगेन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास गिवन है, यूज द इंफॉर्मेशन, और हमने इसकी रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
एक जो शॉर्टेस्ट वे था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। जब भी डेल्टा एच की वैल्यू हो तो आप क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट को, ठीक है। तो अब मैं जरा इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि हमारा आंसर कैसे आता है। अब आपके पास है C2H4, या ये आपका रिएक्टेंट्स है और ये हमारे क्या चीज़ है, प्रोडक्ट्स है। तो C2H4 की क्या वैल्यू हमारे पास बनती है, मैं पहले इक्वेशन ना लिख लूँ आपके लिए, C2H4 प्लस CO प्लस H2 इक्वल टू CH3 CH2 CHO, ओके। अब C2H4 कितना आपके पास, +52 +52, CO की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -111 -111। हाइड्रोजन एलिमेंट है, एलिमेंट की मैंने को बताया था फॉर्मेशन एनर्जी नहीं गिवन होती, ठीक है, नहीं होती भी नहीं है, गिवन क्या होगी। तो प्रोडक्ट आपके पास कितना है, -187, ठीक है। तो फार्मूला यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिंपल है, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट कितना हमारे पास, प्रोडक्ट हमारे पास है -187, ठीक है। आगे माइनस हमारे पास फार्मूले में इनटू -59 हमारा क्या चीज है, रिएक्टेंट है, ओके। व्हेन यू विल सॉल्व दीज टू वैल्यूज, ओके, you will get this -59. So when you will solve them together, you will get -128 आपका आंसर होना चाहिए, ओके। सिंपल, अब तो कुछ मुश्किल ही नहीं रहा जब आपको फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग होगी। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट दिस। When 3.64 gram of magnesium burn in excess nitrogen to form Mg3N2, okay, and 23.5 kg of energy is released. Calculate the enthalpy change of formation of Mg3N2. Show your working. पहले तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि when a magnesium reacts with the nitrogen, ठीक है, क्या बनता है हमारे पास, he is saying we are getting Mg3N2, okay. In product we have 3, so I need to write 3 here, okay. अब हमने देखो सबसे पहले आपने फाइंड करना इसके नंबर ऑफ मोल्स को। तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, क्या होगा मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, मैस ओवर एमआर, मैस ओवर एमआर होता है, ठीक है। तो मैस कितना हमारे पास, इट इज गिवन, यू कैन सी इट हियर, 3.645, 3.645, एमआर ऑफ मैग्नीशियम इज 24, ओके, ऑलरेडी गिवन। सो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके पास 0.15 मोल्स। अब हमें मैग्नीशियम के तो मोल्स पता चल गया, इसके हमने मोल्स ऑफ फाइंड आउट करें, ठीक है। तो द मोल्स ऑफ Mg3N2, ओके। सो अब Mg3N2 के हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, रेशियो क्या हमारे पास 3:1 है, इट इज 3:1, ठीक है। अब हमारे पास मैग्नीशियम के कितने थे 0.15, रेशियो x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, is it, so you will get 3x is equal to 0.15, so x will be equal to 0.15 divided by 3, x हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे 0.05 मोल्स। अब हमने फाइंड आउट करना है डेल्टा एच। तो मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था डेल्टा एच का, डेल्टा एच हमारे पास इक्वल होता है नेगेटिव क्यू ओवर मोल्स, ठीक है। तो नेगेटिव क्यू हमारे पास कितना है, उसने मैं ऑलरेडी बता दिया था क्वेश्चन के अंदर 23.05, 23.05। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास इसके 0.05 है ना, ये 0.05। तो डेल्टा एच हमारे पास क्या होना चाहिए, -461 और 461 का यूनिट क्या होगा, किलो जॉल्स पर मोल, ओके। जो आंसर है ना -461 ये है किलो जॉल पर मोल में, ओके।
तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, यूज इक्वेशन 1 एंड द बॉन्ड एनर्जी। देखो बॉन्ड एनर्जी है, अब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आपने यूज करना है, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज आपने फाइंड करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन का मैं जब पढ़ रहा था ना आपको पढ़ाने से पहले, जब मैं क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करता हूँ, तो मैं देखा था कि इस क्वेश्चन के हमारे पास ना एवरीथिंग इज नॉट गिवन, ठीक है ना। तो ये एक पार्ट है हमारे पास, मिसिंग पार्ट यू, ठीक है, इससे इसको करने का फायदा नहीं है। 22 का क्वेश्चन है, मैग्नीशियम वन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास गिवन है +148 है हमारे पास, ओके। Sketch a reaction pathway diagram for the reaction that occur when magnesium burn in oxygen. Okay, label the diagram. अच्छा मजे की बात है, हो तो ये बर्निंग का रिएक्शन रहा है, आप भी यही कहेंगे सही, तो बर्निंग है। और जब बर्निंग होती है तो क्या होती है, लॉट ऑफ एनर्जी में क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। अब हमने इसको ये भी देखना है कि क्या ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है। अच्छा, उसने आपको जस्ट एक्टिवेशन एनर्जी दी है, इट इज नॉट डेल्टा एच, डेल्टा एच नहीं है, क्योंकि बर्निंग हो रही है तो एक्सोथर्मिक होगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। क्या करेंगे जब हम उसको रिएक्शन को, जब एक्सोथर्मिक हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की एनर्जी लोअर होती है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट। और हमने क्या बताना, इसको बता देते हैं कि भाई ये एरिया इसका रिएक्टेंट है, दिस एरिया इज द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से लेकर इस टॉप एरिया तक का जो हमारे पास एरिया होता है, ये हमारे पास क्या होता है, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी। और ये यहां से लेकर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो हमारे पास, ये क्या होगा हमारे पास, डेल्टा एच, इट इज इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। तो बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नाउ वी हैव दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यू कैन सी जी इज गिवन, ठीक है। अब जो हमारे पास ये जी है, इज हीटेड थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर हम इसको हीट करेंगे then we are getting these products। अब इस क्वेश्चन में आप देखें हमारे पास डेल्टा एच ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो मैं जूम कर लेता हूँ। नाउ यू कैन सी जो डेल्टा एच है हमें वो ऑलरेडी गिवन है, बट हमने फिगर आउट किसको करना है, ये जो हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन है ना, ट्रिपल बॉन्ड, हमने इसकी एनर्जी को फाइंड आउट करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपको बॉन्ड एनर्जीज गिवन हो तो हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का, ठीक है। बस हमने ऐसा करना है, अब इन बॉन्ड वैल्यूज को हमने अप्लाई करना है, जो हमारे पास बॉन्ड वैल्यूज है इनको हम यहाँ पे पुट करेंगे और हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, इसके जो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या बनेंगे, अगर मैं देखूँ यहाँ पे C2H6 है, तो इट इज C2H6, ठीक है। ये इथेन बन रहा है हमारे पास। हमें ये स्टोकेस्टिक ड्रॉ करना है क्योंकि हमें इनके बॉन्ड चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस C ट्रिपल बॉन्ड O, जिसकी एनर्जी को हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वी हैव दिस CH4। तो CH4 का मतलब है वी विल हैव दिस CH4 प्लस CH4, ठीक है। अब हमने इनकी एनर्जी को क्या करना है, फाइंड करना है। अब आपने बस वही काम करना है, इनकी बॉडी एनर्जीज को आपने अप्लाई कर देना और आपने इसका आंसर फिगर आउट करना है, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पे हमारे पास कि अगर मैं इसका बैकग्राउंड वाइट कर देता हूँ, ब्लैक चाहिए मुझे पेन। अच्छा, अब देखें, अब हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास है कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है हमारे पास 1, एंड कार्बन टू कार्बन हमारे पास है 2 बॉन्ड, ठीक है। कार्बन टू कार्बन एनर्जी कितनी है, 350 है हमारे पास, इट इज 352 टाइम्स, ओके। प्लस अब कार्बन टू हाइड्रोजन कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं करूंगा 10 इंटू कार्बन टू हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी गिवन है, इट इज 410, ओके। प्लस कार्बन टू ऑक्सीजन इज a one bond and it is another bond, so कार्बन टू ऑक्सीजन 360 हमारे पास, और 2 इंटू 360, ये साइड हो गई हमारी रिएक्टेंट साइड की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है इनमें कितने बॉन्डिंग है। सो नाउ यू पीपल कैन सी कार्बन टू कार्बन इज वी हैव 1 बॉन्ड, सो जो कार्बन टू कार्बन की एनर्जी हमारे पास इट इज 350। मैं प्रोडक्ट साइड को इनकी एनर्जी यहाँ पे लिख लेता हूँ 350, प्लस कार्बन टू हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, so 10 into कार्बन टू हाइड्रोजन एनर्जी इज 410,
410 प्लस वी नीड टू फाइंड सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, हमने इसकी एनर्जी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम इसको अरेंज कैसे करेंगे, देखो जो आपके पास ये -7.00 हमें जो गिवन है ना, ठीक है। अब हम इसको पहले अरेंज करते हैं। मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, हम लिखेंगे डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इट इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस डेल्टा एच प्रोडक्ट्स। क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी गिवन है, तो मैंने आपको कहा था कि जब बॉन्ड एनर्जी गिवन हो डेल्टा एच रिएक्शन माइनस डेल्टा एच प्रोडक्ट को हम लिखते हैं, ठीक है। अब रिएक्टर्स हमारे पास ये वाला गिवन है, इसको अगर हम साथ साथ सॉल्व करते जाएं, ठीक है, इनके अगर हम वैल्यूज लगाते जाएं रिएक्टर्स की, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बनेगा -7.00 इक्वल्स टू, अब देखो हमारे पास का रिएक्टेंट कितना है, ठीक है। अब हम रिएक्टेंट की एनर्जी लगाएंगे, हम इसको जब सॉल्व करते हैं रिएक्टेंट को, तो हमारा आंसर आना चाहिए 5520। अब ये जो फॉर्मूले में माइनस है इट इज माइनस। अब जो प्रोडक्ट साइड का हमारे पास है 350 प्लस 10 इंटू 410 इज इक्वल, ठीक है। इसको अप्लाई हम करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए 4450 प्लस एक्स मैंने क्या लगा दिया, जो सी ट्रिपल बॉन्ड, चलो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, हमने इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सी ट्रिपल बॉन्ड ओ इधर ही रहेगा, बाकी जो हमारे ये जो वैल्यूज हैं ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे चले जाएंगी। जब ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जाएंगी तो ऑफ कोर्स इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो सी ट्रिपल बॉन्ड ओ इट विल बिकम इक्वल टू, अब ये माइनस है ना 4450, उस साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। मैं इसको यूं लिखता हूँ -7.00 प्लस मैं किसको करता हूँ, इस वैल्यू को मैं प्लस कर देता हूँ 4450, ये हमारे पास पॉजिटिव का तो ये नेगेटिव का बन जाएगा 5520। सो नाउ यूज योर कैलकुलेटर केयरफुली। तो आपका जो आंसर है ये हमारे पास क्या आ रहा है 1077, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा बॉन्ड एनर्जी का 1077 किलो जॉल्स पर मोल, ठीक है। क्वेश्चन इजी है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रैंडम सी मतलब कर लिया। आई नो कि आपको बस इसका आइडिया चाहिए था कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है P4O6 is a white solid that has a melting point 24 degree. Solid P4O6 react with water to form H3PO4 or PO3, okay? अब देखिए हमारे पास इसकी इक्वेशन गिवन है, P4O6 सॉलिड है, ऑक्सीजन है, P4O10 बन रहा है, और रिएक्शन का जो हमारे पास टोटल रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है इट इज -1372 किलो जॉल्स पर मोल। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन P4O10 इज गिवन -3012। अब देखो इसके में फॉर्मेशन भी गिवन है नंबर 1 पॉइंट, और हमें टोटल रिएक्शन की एंथैल्पी गिवन है। अब हमें गिवन नहीं है तो वो क्या चीज़ है, हमें ये चीज़ गिवन नहीं है, ठीक है। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वही इक्वेशन लिख के इसको मैं एक्स कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने फिगर आउट करना है ना। ये हमारा एक्स हो जाएगा। तो अब मैं इसको यूँ लिखता हूँ P4O6 प्लस 2O2 प्रोडक्ट क्या हमारे पास इसमें P4O10, ठीक है। अब इसको हमने फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँगा, इसको मैं इक्वल टू एक्स कर देता हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स हो जाएगा। और ऑक्सीजन आपको पता है एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट की आपको पता है फॉर्मेशन एनर्जी नहीं होती, ठीक है। तो मैं एरो, अब P4O10 हमारे पास कितने, इट इज -3012। सो P4O10 इज इक्वल टू -3012 इक्वल टू का मतलब है टोटल रिएक्शन की जो हमारे पास डेल्टा एच आर रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है, इट इज -1372, ठीक है। अब हमें इसमें करना क्या है, देखिए मैंने आपको कहा यहाँ पे बॉन्ड एनर्जीज गिवन नहीं है, उनकी हमें डेल्टा एच गिवन है, ठीक है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब डेल्टा एच आर कितना हमारे पास, इट इज गिवन -1372 इक्वल्स टू, अब प्रोडक्ट की एनर्जी आप पीपल कैन सी इट हियर P4O10 है हमारे पास, ठीक है। तो मैं ऐसे कहूँगा प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे लगा दूंगा -3012 -3012
1 2 माइनस, अब रिएक्टेंट का हमारे पास, रिएक्टेंट को हमने फाइंड आउट करना जो कि हमारा एक्स है, इट इज एक्स, ठीक है। अब हम एक्स को अगर रीअरेंज करें, जो -30 है ये अगर उस साइड पे चला जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो एक्स हमारा किसके इक्वल आना चाहिए आपका, इट मस्ट बी इक्वल टू -1640, ठीक है, 1640, ये हमारे पास की क्या आ गई एनर्जी, -1640, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ कलरलेस गैस एट रूम टेम्परेचर, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इज गिवन, डिफाइन द टर्म स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था कि एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, ठीक है। तो आपने इसकी डेफिनेशन को मेमोराइज करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, जूम कर लेते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन हमारे पास ये है, सो यू पीपल कैन सी द एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन CS2 रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग, ये कंबशन हो रही है, डिफाइन एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। अच्छा, कंबशन में क्या होता है, आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, लाइक एंथैल्पी चेंज, अब इसका तो एंथैल्पी चेंज हमेशा नेगेटिव में होता है, ठीक है। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज बर्न इन द सप्लाई, इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, कोई भी चीज़ है वो बर्न हो रही है और आपके पास एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए, उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हमारे पास क्या होगी, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, ठीक है। टेबल शोज द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, वैल्यूज आर गिवन। अब देखो ये क्योंकि फॉर्मेशन की वैल्यूज गिवन है तो हम यूज करेंगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट को, ठीक है। तो इनकी बस वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर और देखते हैं हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, ओके। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपनी ईज के लिए हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। तो क्या हमारे पास CS2 सॉरी, razor is here, so now it is CS2 plus 3O2 and we need to find delta HC combustion CO2। देखिए, अगर वो आपको बोले ना कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें ड्रॉप बाय यूजिंग द हेस लॉ, फिर आपको उसकी जरूरत पड़ती है। अगर वो आपसे अभी तक बात नहीं कर रहा, आपको सिंपल जो मैं ट्रिक तो नहीं है, ये केमिस्ट्री का मेथड है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। ट्रिक तब यूज करते हैं जब हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, फिर हम कहते हैं कि इसकी कोई ना कोई हमें ट्रिक फाइंड आउट करने, ऐसा नहीं होता केमिस्ट्री में, ओके। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास देखें, इनकी हम वैल्यूज पुट करेंगे। CS2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है उसको हम पहले पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास CS2 है हमारे पास कितना, 89.7, इट इज 89.7 प्लस, ये क्योंकि एलिमेंट फॉर्म में है तो आपको मैंने बताया था एलिमेंट फॉर्म में उसकी जो है हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इक्वल टू CO2 की अब हम यहाँ पे वैल्यू करेंगे -397, ठीक है, -397 प्लस SO2 की फॉर्मेशन -297 बिकॉज 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स इनटू -297, ठीक है। अब हम फार्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। अब मैं फार्मूला लिख नहीं रहा, अब आपको इतना अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर भी बात वही है ना कि कीड़ा तो होता है इंसान को। देखें, डेल्टा एच इज इक्वल टू ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट, ठीक है। अब प्रोडक्ट हमारे पास ये है, इसको मैं पहले लिखूंगा, फिर मैं रिएक्टेंट की वैल्यू लिखूंगा और इनको मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ओके। सो नाउ डेल्टा पी हमारे पास कितना हो जाएगा, जो हम प्रोडक्ट का हमारे पास अप्लाई करते हैं 2 इनटू -297 प्लस हमारे पास क्या होगा इनटू, यहाँ पे आपने साइंस बड़ा केयरफुल यूज करना है और ट्राई करें कि आप स्मॉल ब्रैकेट्स को साथ साथ लिखते रहें, ठीक है, मिस्टेक का चांस कम हो जाता है। 89.7, ठीक है। तो प्रोडक्ट मैंने अभी साइड पे लिख लिया। अब जब आपने ना इसको डायरेक्ट आप पूरे को सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करें। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है आप जब इनको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं आपका आंसर राइट नहीं होता, आपने ये देखना कि जो आप कैलकुलेटर यूज करें उसका फंक्शन आपने ठीक से अप्लाई किया हुआ या नहीं किया हुआ, ठीक है। सो यू विल गेट -1080, तो आपका आंसर भी क्या है, -1080, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अक्टूबर नंबर 21 का है। Phosphorus is a reactive period 3 element, okay. So now you can see P4 is given, 44 melting point है
और जो सिंपल पी है जो रेड फॉर्म में उसमें 590 है। आप क्या कर रहे हो, आप एक इस फास्फोरस को जो कि सॉलिड फॉर्म में हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, आप उसको हीट कर रहे हो और आप इसको हीट करके रेड फास्फोरस में कन्वर्ट कर रहे हो। क्योंकि आप इसको हीट कर रहे हो, a lot of energy is being removed from here. Okay, use this information to draw a reaction pathway diagram to show the formation of red phosphorus. आपने सिंपल्स का क्या करना है, रिएक्शन पाथवे बनाना है। लाइक आप जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं ना, वो आपने ड्रा करनी है। ठीक है, इसमें आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। इसके लगता है नेक्स्ट पेज पे हम चले जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज इज हियर, सो वी कैन जूम इट, सो नाउ यू कैन सी। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हमें पता कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस था, उसका जो साइन था वो नेगेटिव था, तो मैं प्रोडक्ट की एनर्जी को कम लिखूंगा। आपको पता कि जो प्रोडक्ट होता है उसकी एनर्जी कम होती है एक्सोथर्मिक में। ठीक है, तो यहाँ के पास P4 है हमारे पास, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4P, जो कि हमारे पास किस फॉर्म में था, रेड इन कलर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, emissions of SO2 from coal field power station can be reduced by mixing with coal and powder limestone। ठीक है, limestone is heated from CO in reaction 1। अब हमें ये कुछ क्वेश्चन गिवन है, इसमें रिएक्शन 1 में कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट हो रहा है। अब एक्चुअली इसमें पता क्या हो रहा है, जो फर्स्ट स्टेप है ना, अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट स्टेप आपको क्यों गिवन है, इसकी क्या रीजन है। ठीक है, देखिए आपको चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ये एक एज अ बेस काम करेगा। सल्फर आपको पता है नॉन मेटल है, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बट ये नॉन मेटल है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड है एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें कैल्शियम सल्फेट बनाएंगे, तो आपने कैल्शियम ऑक्साइड और SO2 को देखना है। ठीक है, फिर हमारा ये क्वेश्चन जो होगा इन वैल्यूज को लगा के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यूज द डेटा टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन 2। हमने जस्ट रिएक्शन 2 की जो वैल्यूज है, हमने इसकी एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करनी है। तो वही हम क्या करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू delta H of reaction is equal to delta H of products minus delta H of reactants। क्यों, क्योंकि हमें delta H बॉन्ड एनर्जी गिवन नहीं है। ठीक है, अब इसके बस हम वैल्यूज लगा लेते हैं। प्रोडक्ट की हमारे पास कितनी है कैल्शियम सल्फेट की, -1434, सो -1434 प्रोडक्ट है हमारे पास, और हम रिएक्ट क्योंकि ये तो एलिमेंट में है ना, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं होगी। अब माइनस रिएक्टेंट की हमारे पास में कितनी वैल्यू होगी, उसमें इनका स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है, अब SO2 की -294, तो इट इज -294 प्लस, अब हमारे पास इसकी क्या वैल्यू है, हम यूज कर सकते हैं 635 माइनस इंटू -635। ठीक है, प्रोडक्ट पर हमने रिएक्टेंट कर लिया, यूज योर कैलकुलेटर एंड यू विल गेट द आंसर -5021। सो योर आंसर इज -5021। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन रिपीट ही होते जा रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन A occur faster in the presence of an enzyme, this is reaction B। The enthalpy change for reaction enzyme is -14 kilojoule per mole। ठीक है, predict a value for the enthalpy change of reaction B। अब देखिए, एक तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है कि मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट नहीं है, इसका कोई ना पार्ट A था जिसके अंदर हमें कुछ रिएक्शंस गिवन थे और हमने इनको लाइक सॉल्व करना था। ठीक है, तो आज ये एक वीडियो हमारी यहाँ तक है, हमने ऑलमोस्ट 19-20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, और ये है 20 अक्टूबर नवंबर 20 तक। अब आगे भी स्टिल 22 क्वेश्चंस आर पेंडिंग। ठीक है, तो मैं सेकंड वीडियो इसका पार्ट 2 बना के इसका मैं अपलोड कर दूंगा। उसमें हो सकता है आपके हेजेस लॉ वाले क्वेश्चन भी आए, और आपको वो जो हेजेस लॉ का इशू है वो भी इंशाल्लाह इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।